हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता को। तो चलिए पहले जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता कौन होते हैं। ये वो अधिगमकर्ता हैं, यानी कि अधिगमकर्ता का अर्थ यहाँ पर होगा वे छात्र या वे बालक जिन्हें कि विशेष रूप से शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उन्हें अलग से शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे कि वह क्या करें और अच्छी तरीके से सीख पाएँ और अच्छी तरीके से अधिगम कर पाएँ किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। तो इस टॉपिक को हम कैसे समझेंगे, इस टॉपिक को हम समझेंगे विशिष्ट बालक के अकॉर्डिंग, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं जिनमें कि विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता आते हैं, जिनमें कि अलग अलग प्रकार के बालक आते हैं, ऐसे अधिगमकर्ता आते हैं जिन्हें कि विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो आइए पहले जानते हैं कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो देखिए, सामान्यतः विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बालकों से अलग होते हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से अगर बात करें तो जो विशिष्ट बालक होते हैं ऐसे बालकों को कहा जाता है जो कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी जो उनकी योग्यता होती है, जो उनकी एबिलिटी होती है, उनका जो व्यवहार होता है और जो उनका व्यक्तित्व होता है, जिसमें कि क्या अंतर देखने को मिलता है कि वह अपनी ही आयु के जो अन्य जो बच्चे हैं उनसे थोड़े बहुत अलग होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। यह भिन्नता इसके उच्चता के कारण भी हो सकती है और निम्नता के कारण भी हो सकती है। ठीक है, अगर बात करें तो जो विशिष्ट बालक में जो विशिष्ट बालक वाले जो गुण आते हैं, ठीक है, तो वह भिन्नता किस कारण से आती है बालकों में। एक बालक से दूसरा बालक विशिष्ट किस लिए कहलाया जाता है, उसके उच्चता के कारण भी और निम्नता के कारण भी। यानी कि उच्चता यानी कि अपने ही जो उम्र के बच्चे होते हैं उनमें अगर देखने को मिले तो दूसरा जो बालक है वह काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, वो जल्दी सीख रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सेम एज वाले जो बच्चे होते हैं उसमें कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बच्चे तो आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को क्या होता है, सीखने में काफ़ी देरी लगती है। ठीक है, वो धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि यह भिन्नता उसकी उच्चता के कारण भी हो सकती है और निम्नता के कारण भी हो सकती है। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं और कोई बच्चे क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो इस तरीके से उन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। अब इसमें आगे है कि अर्थात इस प्रकार के बालकों का विकास या तो इतना तीव्र या ज़्यादा होता है कि वह अन्य बालकों से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो विशिष्ट बालक होते हैं तो उनमें क्या देखने को मिलता है कि वह अपने ही उम्र के बच्चों से उनका विकास क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो हर चीज़ को बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, हर चीज़ में काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, अपने ही जो उम्र के बच्चे होते हैं उनसे आगे निकल जाते हैं सीखने के मामले में। फिर आता है इसमें कि या इतना कम विकास होता है कि वह बालक अन्य बालकों से पिछड़ जाता है। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिनका विकास क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, वो बहुत धीरे धीरे सीख रहे होते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं अपने ही। जहाँ उसका जो उसके साथ का दूसरा बच्चा है वह सीख करके थोड़ा आगे बढ़ रहा है, आगे के लेवल पे पढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ का दूसरा बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है और वह बहुत उसकी जो स्पीड है सीखने की बहुत कम है, जिसके कारण से वह क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको क्या कहा जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। फिर है, इन दोनों ही प्रकार के बालकों को शिक्षा अलग से प्रदान की जाती है। इन बालकों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति भी अलग से होती है। ठीक है, तो जो इस तरीके के बालक होते हैं, यानी कि जो बहुत जल्दी सीख रहे हैं और जो बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो इस तरीके के जो बालक होते हैं, जो अधिगमकर्ता होते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, उनकी शिक्षा भी अलग तरह से उनको शिक्षा दी जाती है। उनके लिए जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर की व्यवस्थाएं होती हैं, उनके लिए वो भी अलग से होती है। ठीक है, आगे परिभाषाएं देखिए इसमें, क्रो एवं क्रो के अनुसार। तो क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है, तो देखिए, विशेष प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से विशेष ध्यान की मांग करे या उसे प्राप्त करे और साथ ही इससे उसके व्यवहार
की क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं भी प्रभावित हो। ठीक है, तो क्रो एवं क्रो के अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दी है, उन्होंने क्या कहा है कि जो विशिष्ट या विशेष शब्द होता है वो ऐसे गुण या गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि वह क्या कर रहा होता है, कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उसे क्या करना है, उस कार्य को करने के लिए क्या होता है, विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति में वो गुण है, ठीक है, विशिष्ट वाला जो गुण है, लेकिन उसे क्या होता है उस वक्त किसी जो सामान्य व्यक्ति है जो कि सामान्य रूप से सीख लेता है किसी भी कार्य को, तो उससे विशेष ध्यान की वो मांग करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी कार्य को सीखते समय उसे क्या होता है, विशेष आवश्यकता उसे महसूस होती है सीखने में। ठीक है, और इसमें आगे दिया है कि और साथ ही इससे उसके व्यवहार और जो क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं हैं वो भी प्रभावित हो। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, विशिष्ट कहलाता है, विशिष्ट बालक कहलाता है। ठीक है, फिर आगे इसमें है क्रिक के अनुसार देखिए तो विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होता है। तो क्रिक ने क्या कहा है कि जो विशिष्ट बालक होता है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तथा सामाजिक गुणों से सामान्य बालकों से भी क्या होता है, भिन्न होता है। उसकी जो भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका जो सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। ठीक है, तो जो विशिष्ट शब्द क्रिक के अनुसार उन्होंने कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो विशिष्ट बालक होता है वो मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों से तो सामान्य बालकों से भिन्न होता है, और जो उसकी भिन्नता होती है वो कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि जो स्कूल में किए जाने वाले जो सामान्य से कार्य होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, उसे एक विशेष आवश्यकता महसूस होती है। वहाँ पर उसे क्या होता है, उन सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो चीज़ें सिखाई जा रही होती है स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर उनको क्या होता है कि वो अलग तरीके से वो सीखने की मांग करते हैं। ठीक है, अगर वो अलग तरीके से सीखेंगे तो वो सीख पाएंगे, लेकिन अगर उन्हें सामान्य बालकों की तरह सिखाया जाए तो वह आसानी से नहीं सीख पाएंगे। कुछ ऐसे बालक होते हैं और कई बालक ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो उन्हें क्या होता है उस तरीके से सिखाना पड़ता है कि वो बहुत जल्दी सीख जाएँ, ताकि उन्हें सामान्य बालकों की तरह सीखने में क्या ना हो, उनके साथ साथ में बोरियत महसूस ना हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छे अधिगमकर्ता होते हैं, यानी कि अच्छे विशिष्ट बालक होते हैं, जिनमें कि हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से विशिष्ट बालक होते हैं जो कि आसानी से सीख लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका जो सामर्थ्य होता है, जो उनकी अंदर की कैपेबिलिटी होती है, तो वो क्या होती है, सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास कर सकती है। ठीक है, तो ये क्रिक ने कहा है। अब आगे इसमें है विशिष्ट बालक की विशेषताएं। ठीक है, तो विशिष्ट बालक की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, तो पहला पॉइंट है इसमें विशिष्ट बालकों के लक्षण व स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जो विशिष्ट बालक हैं उनमें जो लक्षण होते हैं, जो उनका स्वरूप होता है, वो अन्य जो सामान्य बालक हैं उनसे वे भिन्न होते हैं। फिर ऐसे विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य शिक्षक कार्यक्रमों से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके विकास की सामर्थ्य अधिक होती है। ठीक है, तो जो विशिष्ट बालक हैं, जो सामान्य शिक्षक के जो कार्यक्रम होते हैं, जो सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है, तो उनसे उनको क्या होता है, कोई ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनका जो विकास होता है वो सामर्थ्य से अधिक होता है। ठीक है, तो ये विशिष्ट बालक की बात हो रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है एक विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा शैक्षणिक उपलब्धियों जैसे सभी धाराओं में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से भी, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक तथा शैक्षणिक जो उपलब्धियां हैं, तो हर प्रकार से वो क्या होता है उसमें उस धारा में बैठता है। यानी कि विशिष्ट बालक के अंदर क्या होता है, शारीरिक रूप से भी वो विशेष होता है, मानसिक और सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक रूप से भी वो क्या होता है, विशिष्ट बालक कहलाया जाता है। फिर है यह उन बालकों पर लागू होता है जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जिनकी स्मरण शक्ति अधिक हो। ठीक है, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो क्या, कौन बालक होते हैं, जो उसके सामान्य बालकों से अलग होते हैं। सामान्य बालक यानी कि जो सीख लेते हैं नॉर्मली, उनको कैसे भी सिखाओ सीख लेते हैं। ठीक है, न ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, न ज़्यादा देर में सीखते हैं, जिससे क्या होते हैं वो सामान्य बालक कहलाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन विशिष्ट बालक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो विशिष्ट बालकों पर की अगर बात करें तो उनकी जो स्मरण शक्ति होती है, जो उनकी याद करने की शक्ति होती है, वह बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो यह उन बालकों पर लागू होता है जो कि क्या होते हैं, जो सामान्य बालक से अलग होते हैं। फिर इसमें विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के लिए विकास
के लिए उसे स्कूल की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो विशिष्ट बालक होता है, अगर उसका सामर्थ्य बहुत अधिक है तो स्कूल के अंदर जो कार्यप्रणाली होती है, स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें चेंज की आवश्यकता होती है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, ताकि जो बच्चे बहुत जल्दी सीख रहे हैं तो वो उनको क्या हो, वो धीरे धीरे जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो सामान्य अधिगमकर्ता होते हैं, उनको जिस विधि से सिखाया जा रहा है उनको उस विधि से सीखने में बोरियत महसूस ना हो, और जो धीरे धीरे सीख रहे हैं अगर उन्हें भी सामान्य रूप से सिखाया जाए तो वो क्या हो, पिछड़ ना जाए कहीं, उन्हें भी क्या करना है, आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्टिविटी होती है, जो कार्यप्रणाली होती है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, तो उसमें विशिष्ट बालक के लिए की अगर बात करें तो उनके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज की आवश्यकता कक्षा में पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एक विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आधार पर सामान्य बालक से बिल्कुल अलग हटकर होता है। सामान्य बालक की अपेक्षा उसका विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक, सामाजिक रूप से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है एक सामान्य बालक से। ठीक है, सामान्य बालक की अपेक्षा उसका जो विकास होता है एक विशिष्ट बालक का, वो क्या होता है, वो तीव्र गति से होता है। ठीक, आगे देखिए इसमें विशिष्ट बालक के प्रकार। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम कितने रूपों में जानते हैं विशिष्ट बालक को, तो इसमें पहला जो आता है वो आता है प्रतिभाशाली बालक, फिर आता है पिछड़े बालक, फिर आता है मंदबुद्धि बालक, फिर आता है बाल अपराधी, और फिर आता है विकलांग बालक। तो इस तरीके से मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं विशिष्ट बालक। तो इसमें प्रतिभाशाली बालक को देखिए कि प्रतिभाशाली बालक किन्हें कहते हैं, तो देखिए प्रतिभावान बच्चे वे होते हैं जिनकी मानसिक अवस्था वास्तविक अवस्था से अच्छी होती है, यानी कि उनकी जो मन की अवस्था है, यानी कि उनकी जो सीखने की अवस्था है वो उनकी वास्तविक अवस्था से, यानी कि जो उनकी उम्र है, उम्र के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिभावान बच्चे कहते हैं। यानी कि यदि कोई 10 वर्ष का बच्चा है लेकिन वह 12-13 वर्ष के बच्चे के समान जल्दी जल्दी सीख रहा है किसी भी कार्य को, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिभावान बच्चा बोलेंगे, क्योंकि जो उसकी वास्तविक अवस्था है, जो उसकी उम्र है और जो उसकी मानसिक अवस्था है, तो वह क्या है, उसकी जो वास्तविक अवस्था से अधिक है, तो इस वजह से वह क्या हो जाएगा, प्रतिभावान बच्चा हो जाएगा, वो प्रतिभावान बच्चा कहलाएगा। ठीक है, फिर है साधारण बच्चों की अपेक्षा यह बच्चे कम समय में किसी भी काम को सीखते या करते हैं। ठीक है, तो जो साधारण बच्चे होते हैं तो उनकी अपेक्षा में ये बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही कम समय लेते हैं किसी भी कार्य को करने में, किसी भी कार्य को सीखने में। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे प्रतिभावान छात्र कहलाते हैं। फिर आता है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि एवं सेवा की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में अन्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सामाजिक उनका समायोजन बहुत अच्छा होता है, उनके अच्छे व्यक्तित्व के गुण उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनमें देखने को मिलता है कि वो विद्यालय के अंदर भी क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, हर किसी एक्टिविटी में वो अव्वल हैं। ठीक है, तो वो खेल में भी आगे रहते हैं, ठीक है, पढ़ने में भी आगे रहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है कि वो क्या होते हैं, वो हर जगह पर श्रेष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर किसी भी राष्ट्र की उन्नति इन प्रतिभावान बालकों के ऊपर निर्भर होती है। ठीक है, तो जो अगर बात करें देश की उन्नति की, तो किसी भी देश की उन्नति किन पर निर्भर होती है, प्रतिभावान बालकों पर निर्भर होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हर जगह पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, साथ में राष्ट्र की उन्नति भी इनसे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वे ही राष्ट्रीय नेता, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार, लेखक इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे प्रतिभावान जो छात्र होते हैं, प्रतिभावान जो बालक होते हैं, वो क्या आगे जाकर के क्या बनते हैं, समाज सुधारक बनते हैं, नेता, वैज्ञानिक, इंजीनियर, ठीक है, साहित्यकार, इस तरीके से वो आगे अपने जीवन में विकास करते हैं। फिर है इन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। तो इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, जो प्रतिभावान छात्र हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। ठीक है, अब इसमें एक परिभाषा देखिए टर्मन के अनुसार। तो टर्मन ने क्या कहा, प्रतिभावान शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो प्रतिभावान बालक की उन्होंने बात की है कि वो क्या होते हैं, शारीरिक विकास में, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व हर चीज़ में क्या होते हैं, वरिष्ठ होते हैं। अब इसके बाद आता है इसमें प्रतिभाशाली
बालकों की पहचान। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस रूप में की जा सकती है, कैसे कैसे की जा सकती है। तो देखिए, पहला इसमें जो होता है बुद्धि परीक्षण होता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका बुद्धि परीक्षण करवाया जाता है। इसमें अलग अलग कार्यक्रम करवाए जाते हैं जिसमें कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि को मापा जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी तीव्र है, वो कितनी जल्दी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न पूछना। तो जो प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है जो प्रतिभाशाली बालकों के सामने उनकी बुद्धि लब्धि को नापने के लिए, तो इसमें प्रश्न पूछने में क्या आता है कि जो बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, तो वो क्या करते हैं, कठिन से कठिन प्रश्न उनको पूछा जाता है जिसमें कि प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं, आसानी से उन कठिन प्रश्नों का भी आंसर कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है अभिरुचि परीक्षण। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उससे अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे की अभिरुचि किस क्षेत्र में है, वो आगे जाकर के किन किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है, उनका एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है शीघ्र सीखने की क्षमता। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी बात को, किसी कार्य को क्या करते हैं, एकदम से सीख लेते हैं और बहुत जल्दी सीख लेते हैं। फिर आता है विस्तृत शब्द ज्ञान। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो उनका जो शब्द ज्ञान होता है वो बहुत अधिक होता है, वह बहुत उनके पास शब्दों का भंडार होता है। ठीक है, फिर है उपलब्धि परीक्षण। तो इसके आधार पर क्या देखने को मिलता है, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर कि यह जो परीक्षण होते हैं वह करवाए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाने के लिए कि वह किन किन क्षेत्रों में आगे उनको ज्ञान है। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण उनका करवाया जाता है कि वो बच्चे क्या क्या जानते हैं जिसमें कि उन्हें उपलब्धि मिल सके। ठीक है, तो ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हो गई। अब इसमें आता है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, यानी कि कौन कौन सी विशेषता उनके अंदर होती है। ठीक है, तो जो पहले विशेषता है वो है कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। फिर है प्रतिभाशाली बालक शीघ्रता से किसी कार्य को सीख लेते हैं। फिर है यह बालक अपनी आयु से बड़े बच्चों से मित्रता रखना पसंद करते हैं। फिर है यह बालक तार्किक रूप से अधिक प्रखर होते हैं। ठीक है, फिर आगे है प्रतिभाशाली बालक अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। इन बालकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। इन बालकों की रुचियां विविध होती हैं तथा नए और कठिन कार्यों को करने में रुचि प्रकट करते हैं। यह बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टि से अन्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। फिर है यह बालक चुस्त, सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले होते हैं। फिर है इन बालकों में शब्दकोश की अधिकता होती है। तो इस तरीके से ये क्या है, इनकी विशेषताएं हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से तक होती है या उससे भी ऊपर होती है। ठीक है, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी जल्दी कार्यों को सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी इनकी विशेषता यहाँ पर आ गई है। अब इसमें आता है प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शिक्षा की बात की जा रही है कि उन्हें कैसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है इसमें अलग विद्यालयों की व्यवस्था, यानी कि जो अलग विद्यालय की व्यवस्था की यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पर ऐसे विद्यालय हो प्रतिभाशाली बालकों के लिए जहाँ पर कि उनके सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं, अधिक से अधिक वहाँ पर हर तरह की सुविधा हो जिससे कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी जो प्रतिभा है वो कहीं दब ना जाए बल्कि और आगे विकसित हो, आगे उसमें विकास हो। ठीक है, फिर आता है अवसरों की समानता। तो अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। जैसे सामान्य बालकों को अवसर प्रदान किए जाते हैं सीखने के, वैसे ही प्रतिभाशाली बालकों को भी बहुत सारे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे कि वह और आगे अच्छे से सीख सकें और आगे अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। फिर आता है इसमें वर्ष में 2 बार प्रोन्नति। ठीक है, तो जो सामान्य रूप से सामान्य जो बालक होते हैं तो उन्हें वर्ष में सिर्फ एक ही बार प्रोन्नति मिलती है, यानी कि वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में सिर्फ एक बार ही बढ़ते हैं एक साल में। लेकिन वहीं अगर प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो वर्ष में उनको 2 बार प्रोन्नति की बात कही गई है कि उन्हें क्या होना चाहिए, 2 बार प्रोन्नति करना चाहिए एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, जिससे कि वो क्या करें और भी अच्छे तरीके से सीखें और भी आगे बढ़ें। ठीक है, फिर आता है इसमें पाठ्यक्रम। तो जो पाठ्यक्रम होता है प्रतिभाशाली बालकों का, तो वह प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके ही अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जो उनकी रुचि के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं तो उनको क्या होता है, तर्कपूर्ण विषय ज़्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, जिसमें कि वो क्या करें, अपनी जो बुद्धि का प्रयोग है वो अधिक से अधिक कर पाएँ। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए,
प्रतिभाशाली बालकों के हिसाब से ही होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर क्या हो, ऐसा माहौल हो कि बच्चों से अधिक प्रश्न पूछें। ठीक है, जहाँ पर अधिक चर्चाएं हो सकें, जो समूह चर्चा होती है, ग्रुप डिस्कशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रतिभाशाली बालकों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। फिर इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो शिक्षण विधियाँ की अगर बात करें तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो उन्हें सरल शिक्षण विधियों से ना सिखा करके क्या करें, जो तर्कपूर्ण जो विषय हैं उनको उस तरीके से सिखाएं। ठीक है, जिसमें कि क्या हो, बच्चे की जो क्षमता होती है वो और भी ज़्यादा अधिक होती है सीखने की। ठीक है, उन्हें कैसे करके सिखाएं, अन्वेषण विधि के माध्यम से सिखाएं, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से सिखाएं, जिसमें कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो और भी ज़्यादा रुचि लें सीखने में। ठीक है, फिर आता है सर्वांगीण विकास पर बल। ठीक है, तो ये देखिए सर्वांगीण विकास की बात हो रही है यहाँ पर कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको सिर्फ किताबी ज्ञान न दे करके अन्य चीज़ों से भी जोड़ा जाए, अन्य चीज़ें भी सिखाई जाए, ताकि उनमें क्या हो, सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, फिर आता है शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि। ठीक है, तो शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि की यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए छात्रों को, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें, कि बच्चों को क्या हो, अपने जो उनके अंदर जो प्रतिभा है तो उसको और भी ज़्यादा निखारने के उन्हें अवसर मिल सकें। ठीक है, तो शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। फिर आता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, तो स्कूल के अंदर की अगर बात करें तो स्कूल के अंदर कैसा माहौल होना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई या अन्य रूप से प्रतियोगिता हो गई, तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी साथ में होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ में, जिससे कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका और भी विकास हो सके। फिर आता है नेतृत्व का प्रशिक्षण। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। फिर है विशेष अध्ययन की सुविधाएं। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उन्हें विशेष अध्ययन की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी रुचि के अकॉर्डिंग ही ऐसे पुस्तकालय स्कूल के अंदर होने चाहिए, जिसमें कि वो क्या कर सके, अपने लिए विशेष अध्ययन प्राप्त कर सकें। ठीक है, फिर है गृह कार्य। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उन्हें सामान्य बालकों की तरह गृह कार्य न दे करके उनको उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी प्रतिभा के हिसाब से गृह कार्य देने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो भी एकदम से बिल्कुल निरस न महसूस करें, जब उनको क्या हो, वो बिल्कुल अपने आप को एक एनर्जेबल समझें और उसमें उनका इंटरेस्ट भी हो, तो इस तरीके से उनको गृह कार्य प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आगे आता है जो नेक्स्ट है वो है पिछड़े बालक। तो देखिए विशिष्ट बालकों को एक अन्य वर्ग पिछड़े बालक का भी है। पिछड़े का शाब्दिक अर्थ होता है अपने अन्य साथियों से पीछे रह जाना। ठीक है, तो देखिए विशिष्ट बालकों का एक दूसरा जो वर्ग आता है दूसरे नंबर पर, तो वो आता है पिछड़े बालक का। तो जो पिछड़े का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, अपने कार्य में अन्य साथियों से पीछे रह जाना, यानी कि जो सामान्य छात्र हैं, जो सामान्य रूप से सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कार्य को धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं अपनी ही कक्षा के छात्र, जो बच्चे होते हैं अन्य उनसे। ठीक है, अपने उम्र के बच्चों से ही पीछे रह जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, पिछड़ा बालक उनको कहा जाता है। ठीक है, फिर है इसमें बालक जब कक्षा में अपनी आयु के अनुसार न हो करके उससे पीछे रह जाता है तो वह पिछड़ा बालक कहलाता है। ठीक है, जब कोई बच्चा अपनी ही कक्षा के जो अन्य बच्चे हैं, यानी कि उसी के उम्र के बच्चे हैं, लेकिन वह क्या कर रहे हैं, वो आसानी से सीख रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ा बालक है वो क्या कर रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है और वह पीछे रह जाता है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पिछड़ा बालक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक परिभाषा देखिए बर्ट के अनुसार, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु स्तर के कक्षा से निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। ठीक है, तो बर्ट ने क्या कहा है कि जो पिछड़ा बालक होता है वह बालक क्या होता है, जो अपनी आयु स्तर के कक्षा से भी निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। ठीक है, तो वह अगर कक्षा 5 में है और वह कक्षा 3 के सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया, वह कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ बालक है। ठीक है, तो ये बर्ट के अनुसार है।